नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल ने विकास कार्यों के साथ भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं की दी जानकारी। उत्तराखंड में विभागों के बंटवारे पर मंत्रियों की नजर। विधानसभा सत्र के बाद होगा ऐलान। मुख्यमंत्री ने हाईकमान के पास पहुंचाया संदेश। पुराने मंत्री भारी भरकम विभाग के लिए कर रहे हैं लॉबिंग। उत्तराखंड कांग्रेस में हार के बाद भी नजर आई गुटबाजी। नेता प्रतिपक्ष के लिए अलग अलग गुटों के चेहरे। फिर से प्रीतम सिंह का नाम लगभग फाइनल। दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 1 की फैक्ट्री में आग का तांडव। लाखों रुपए की मशीनरी और सामान जलकर हुए राख। स्थानीय लोगों और जवानों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के किच्चा क्षेत्र में नशा तस्करों का बड़ा कारनामा। पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम की खेती को नष्ट कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बरामद माल की कीमत करीब 10 लाख रुपए से भी अधिक। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और शाम को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखानुदान सदन पटल पर रखेंगे। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक दिन का एजेंडा तय किया गया। हालांकि कार्य मंत्रणा में कांग्रेस की ओर से कोई विधायक शामिल नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पहली बार सदन को संचालित करना उनके लिए गौरवपूर्ण क्षण है, साथ ही उनके लिए एक चुनौती भी है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अब तक किए गए विकास कार्यों के साथ ही भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधा को और अधिक मजबूत करने के साथ ही शहरों में जरूरत के मुताबिक विकास कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के विकास का ध्यान रखा गया है। राज्यपाल ने देश में अमन चैन की शांति की कामना के साथ ही अपना अभिभाषण पूरा किया। पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था के सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक अंतक्रियाओं तथा पर्यावरण पर अर्थव्यवस्था के प्रभावों एवं अर्थव्यवस्था में पर्यावरण के योगदान में के दृष्टिगत सकल पर्यावरणीय उत्पाद को परिभाषित कर क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान हेतु सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। पुरस्कार में नगद धनराशि एवं ब्रह्म कमल ट्रॉफी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार, आजीविका एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अंतर्गत 76,969 पदों पर नियमित नियुक्तियां प्रदान की गई एवं 1,554 पदों का अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रेषित किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं को आधुनिक व नई टेक्निक से कराए जाने की दृष्टि से ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अंतर्गत 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
तो वहीं प्रदेश में धामी सरकार 2 में 8 मंत्रियों को जगह तो मिल गई है, लेकिन अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि फिलहाल विभागों का बंटवारा रोक दिया गया है। सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल को आबकारी जैसे अहम विभाग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों का दावा है कि पुराने मंत्री अपने अधिकतर विभागों को लेकर ही दबाव बना है, जिसमें मलाईदार विभाग सबसे अहम है। इसके लिए दिल्ली तक मामला पहुंचा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री किसी विवाद में ना पड़ते हुए हाईकमान से ही विचार विमर्श कर विभागों का बंटवारा कर सकते हैं, जो कि अब सत्र के बाद ही संभव है। जिन मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है, उनमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल के नाम बताए जा रहे हैं। सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी, धन सिंह चिकित्सा और सुबोध उनियाल शहरी विकास जैसे भारी भरकम विभाग के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के 19 विधायकों की विधानमंडल दल की बैठक राजधानी देहरादून में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहे। सूत्रों का दावा है कि बैठक में प्रीतम सिंह को दोबारा नेता प्रतिपक्ष बनाने पर सभी ने सहमति दी है। हालांकि हरीश धामी और राजेंद्र भंडारी की भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर दावा सामने आया है और अब प्रभारी देवेंद्र यादव हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर हाईकमान स्थिति साफ कर सकता है, जिसके लिए प्रीतम सिंह का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। जब वर्तमान सरकार, जिसने अपने अभी तक मंत्रिमंडल के विभागों को ही आवंटित नहीं किया, जब वो इतना विलंब कर रही है, तो प्रतिपक्ष क्योंकि सामूहिक हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब प्रतिपक्ष का नेतृत्व अभी कोई चुना नहीं गया तो सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। दे दिया कि जो भी हाईकमान तय करेगा उसको हम सब सहमत हैं और मुझे लगता है क्योंकि ये पंचम विधानसभा का प्रथम सत्र आउट है, एक लाइन का प्रस्ताव ले गया था जो आज तक होता है। बाकी हाईकमान को तय करना है कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, तो उनका फैसला है। हाईकमान को सोचना चाहिए कि भाई नेतृत्व विहीन है या नेतृत्व नहीं। तो टाइम ही 11 बजे जहां एक और नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर 19 विधायकों तक सिमटी कांग्रेस में तमाम विधायक अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर दावेदारी को लेकर हल्द्वानी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदयेश का बयान सामने आया। सुमित का कहना है कि अनुशासन को लेकर कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए। जिस तरह बीजेपी में हर बात पार्टी फोरम में रखी जाती है और बीजेपी हाईकमान का निर्णय ही सर्वमान्य होता है, उसी तरह कांग्रेस को भी अपनी बात पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो हमें सीखना ही पड़ेगा। वहां पे जो मंत्रिमंडल बना, कुछ बना, चाहे उसमें जो भी लोग आए, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा बनाए गए और वो हार चुके थे चुनाव, लेकिन वहां पे किसी ने मुखर होकर कोई बयान नहीं दिया। तो ये तो देखिए, जो हाईकमान का आदेश हो वो सर्वमान्य होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हाईकमान एक निर्देश दे दिल्ली से, कई हम सब जितने लोग हैं, चाहे मैं अपनी माता जी की बात करूं, चाहे मैं सुमित हृदयेश की बात करूं, हम सब लोगों को ये जो आज अवसर मिला है विधानसभा में जाने का, विधायक बनने का, ये हमारी पार्टी ने दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खटीमा में राष्ट्रीय योगी सेना के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाए जाने पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया गया और कहा कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर विश्वास जताया है और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी संभालेंगे और उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। हमें तो गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी फिर चुने गए और हम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देंगे, JP नड्डा जी का धन्यवाद देंगे, अमित शाह जी का धन्यवाद देंगे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद देंगे और अपने हीरो श्रीमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने खटीमा के लिए इतना कुछ किया था, इतने काम किए और आज उनका फल उनको 6.5 महीने के अंदर जो उनने काम करके दिखाया, पूरा हिंदुस्तान आज उनको फिर से चुना, फिर से उनको जो है स्थिति मिला है। लेकिन हमारे खटियावासी को तो क्या कहें, उनको तो शर्म आनी चाहिए थी, जिसको पूरा हिंदुस्तान चाहता है। आज उनको जो है जिसको पूरा हिंदुस्तान चाहता है, उनको हमारे खटिमा उन्होंने नकारा था। लेकिन आज हमें तो गर्व है राष्ट्रीय योगी सेना को, हमेशा राष्ट्रीय योगी सेना अपने मुख्यमंत्री जी के साथ थी और रहेगी।
तो हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाली काठ गोदाम कलसिया पुल के निर्माण में तेजी लाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पुल का निरीक्षण करते हुए कहा कि पुल निर्माण में तेजी के साथ साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि 12 अप्रैल तक हर हालत में पुल को चालू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस पुल का निर्माण हो जाने से लोगों को भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि बरसात के दौरान पुल पर कई बार खतरा मंडराता रहता है। हो गई थी, लेकिन ट्रैफिक भी बाधित ना हो, तो इसको देखते हुए बेली ब्रिज लगाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। और आज मैं जो एनएच डिपार्टमेंट है और जो संबंधित और डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनको लेके यहाँ पे आया हूँ, और ये तय हुआ है कि इसमें काम दिन रात होगा और 12 तारीख को इसमें जो ट्रैफिक है वो चलने लगेगा। इसकी मॉनिटरिंग मैं पर्सनली कर रहा हूँ और मैंने डिपार्टमेंट से कहा कोई दिक्कत हो मुझे बताएं। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा पर्यटन के लिए होना ही चाहिए, इसमें टाइमिंग वाली बात पे बहुत ध्यान रखना होता है, और विशेषकर ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि क्रिटिकल है ट्रैफिक के लिए, तो इसको हम पर्सनली देखेंगे और 12 अप्रैल की डेडलाइन जो है इसको सुनिश्चित करवाएंगे। अल्मोड़ा शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए परिवहन डिपो में निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय बस अड्डा पिछले 7 वर्षों से बजट के अभाव में लटका हुआ है। 2016 में कांग्रेस की सरकार के समय करीब 16 करोड़ की लागत से इस बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 7 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते निर्माण कार्य बंद पड़ा है और इस डिपो से परिवहन निगम की 45 से भी अधिक बसों का संचालन किया जाता है, मगर अब इसके संचालन में परिवहन निगम को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू करी और जिसका बजट इन्होंने 16 करोड़ के आसपास रखा। 2016 में इसकी शुरुआत हुई और आज 2022 चल रहा है, अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। धनाभाव के कारण कभी 1 करोड़ कभी 2 करोड़ से इसकी थोड़ी थोड़ी करके कार्रवाई शुरू हो रही है, जिससे काफ़ी अल्मोड़ा की जनता को भी परेशानी हो रही है और हमारे बस संचालन को भी परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं जल्दी से इसका निर्माण हो और बसों को इधर उधर अव्यवस्थित ढंग से खड़ा न करने पाए, जिससे सारे लोगों को जो अल्मोड़ा की स्थिति है उसके अनुसार आए दिन जाम रहता है। बता दें कि पौड़ी जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन से पर्यटन और माल ढोने के लिए एक बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर इस रेलवे लाइन के निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को भी तरह तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं। कई गांवों में इस योजना के निर्माण से जल स्रोतों के सूखने से भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। साथ ही परियोजना निर्माण की कार्यकारी संस्था LNDT द्वारा प्रयोग होने वाले केमिकल से खेती भी बर्बाद हो रही है। रामपुर ग्राम पंचायत है विकासखंड कोट की, तो वहाँ पर मोतेनिया लग्या कांडी नाम की एक ग्राम है। तो वहाँ पर अभी शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है और वहाँ पे कुछ कार्य भी चल रहा है रेलवे के माध्यम से, LNT के माध्यम से। अभी वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनसे वार्ता किया है। पेयजल संस्थान के अधिकारियों को, जो अधिशासी अधिकारी, उनको निर्देश दिया है कि वहाँ पे तत्काल जाकर वहाँ पर निरीक्षण करेंगे और पेयजल योजना को सुचारू करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है उससे मुझे अवगत कराएंगे। जो अन्य जानकारी मुझे मिला है कि अभी उस ग्राम पंचायत को घुड़दौड़ी पेयजल योजना के साथ भी जोड़ा गया है, ताकि वो पंपिंग स्कीम है और उसका भी DPR भी सैंक्शन हो गया है, तो उसका अग्रिम कार्रवाई अभी गतिमान है। तो मैं आशा करता हूँ कि जैसी योजना पूर्ण हो जाएगी, जनता की जो पानी की समस्या उस पर लाभ भी मिलेगा। और हाल फिलहाल के लिए मैं वहाँ पर एक्शन जल संस्थान को और LNT को निर्देश दे रहा हूँ कि वो पानी की समस्या का समाधान करने के लिए या तो टैंकर की व्यवस्था करेंगे अथवा जो भी वहाँ पे जल स्रोत है उनका पुनरुज्जीवन करने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। तो ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के मद्देनजर आपको बता दें कि नेशनल हाईवे की टीम लगातार अतिक्रमण हटाती हुई नजर आ रही है और चिन्हित पक्के अतिक्रमण को JCB से ध्वस्त भी कर दिया गया है। इस दौरान अतिक्रमण के टूटने पर टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा, मगर अतिक्रमणकारियों की पुलिस की मौजूदगी होने के चलते एक भी न चल सकी। इसका प्रोग्राम तो हम पिछले साल भर से हटा ही रहे हैं इसको, तो बीच में इन लोगों ने थोड़ा वो कह दिया था कि हम खुद हटाएंगे, फिर इन्होंने हटा नहीं पाए, फिर हमको हटाना पड़ रहा है। इस रोड की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, इसलिए हटाना पड़ रहा है। कितनी नपाई की गई है इसकी, कितने मीटर चौड़ाई रोड की है? यहाँ पर तो कम से कम 24 मीटर हमारी जो कॉलेज में सड़क थी उसी हिसाब से हम नाप रहे हैं। कम से कम पूर्व में 2-3 बार आप लोग वापस आना पड़ा, क्या कारण रहा होगा इसका?
लोगों का विरोध था, यहाँ पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे और उनको संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। अच्छा, जबकि उनको खुद पता है लोगों को कि हमने करा है, अतिक्रमण करा है कि नहीं करा है। तो और भी काफ़ी लंबित अतिक्रमण हैं जिसको हटाना अभी है तो पूरा जब पूरा प्रशासन हमारे साथ रहेगा, सभी लोग मिलकर तभी काम हो पाएगा यहाँ पर। तो बाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने आपको जानकारी के लिए बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार से अपनी मांगे पूरी किए जाने की बात कही। बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर देश भर में आशा वर्कर्स और स्कीम वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं। इसी के चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर्स ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दिन भी हम लोग CSC बाजपुर में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मांगे हमारी वही हैं पुरानी, जो हमारे अब नए मुख्यमंत्री बने हैं माननीय पुष्कर धामी जी। उन्होंने पिछली बार भी हमसे वादा किया था, लेकिन शासनादेश जारी होने के बावजूद भी जो है हम लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है। हम लोग चाहते हैं कि वो जो पिछला काम उनका है रुका हुआ सारा उसको पूरा कर दें। साथ ही 26,000 मासिक मानदेय जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा हो या कोई भी हो, उनको जो है 26,000 मासिक वेतन वो दें। और ये जो हमारा आज का ज्ञापन है हम अपने अधीक्षक महोदय को प्रेषित करेंगे, जो प्रधानमंत्री जी के नाम से है। चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करें, केंद्र सरकार जो है क्या नाम इन सब चीज़ों को लागू करे। साथ ही 10,000 जो है क्या नाम रिटायरमेंट होने पर जो है उसको मासिक भत्ता दे। साथ ही जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल में जो है यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, रेफरल सेंटर बन के रह गया है। तो उत्तराखंड में अफीम की खेती प्रतिबंधित होने के बावजूद नशा तस्करों ने किच्चा क्षेत्र में अफीम की खेती कर एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। सूचना मिलने के बाद किच्चा पुलिस की टीम ने औचक छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और भारी मात्रा में अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। एक आरोपी भी यहां गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने मौके से करीब 12 किलो अफीम के पौधे सहित 2 किलोग्राम अफीम पोस्त बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि माल की कीमत करीब 10 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। प्रयाग फार्म के पास एक व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके तहसीलदार के साथ मैं पुलिस फोर्स भेजा गया, जहां मौके पर असारुल हक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने 300 फीट जगह पे अफीम की खेती कर रही था, जिसमें पोस्ता व पेड़ बरामद हुए हैं। 2 केजी पोस्ता मिला है और 700 पेड़ मिले हैं अफीम के, जो कि अवैध है। उससे लाइसेंस तलब किया गया, कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। उत्तराखंड में अवैध अफीम की खेती करना अवैध है। NDPS का एक मुकदमा लिखकर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 1 स्थित पैकेजिंग फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे लाखों रुपयों की मशीनरी और सामान जलकर खाक हो गया। तो वही बड़ी मुश्किल के साथ स्थानीय लोगों के अलावा फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग को बुझाया। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। इस दौरान समाजसेवी अर्जुन कुमार ने कहा कि 1.5 लाख की आबादी वाली दिनेशपुर के क्षेत्र में कोई भी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है, जबकि प्रति वर्ष लाखों रुपए का सामान और किसानों का अनाज जलकर नष्ट हो जाता है। ऊपर से किसान बाहुल्य क्षेत्र भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर किसान भरे हुए हैं, गर्मी का मौसम है और इस समय गेहूँ लगभग पकने को तैयार है। तो इस तरीके की आग की घटनाएं हर साल प्रतिवर्ष कहने को कम से कम ना हो 30 से 40 एकड़ यहाँ पर स्वाहा हो ही जाता है। कार तो बिजली के चक्कर में लगी हुई 8 बजे के लगभग। कितने बजे की घटना है ये? 8 बजे लगभग 8 बजे। कितना नुकसान? अब तो देखना पड़ेगा, मशीनें तो सारी जल गई हैं और सब रोज जल गए हैं। वो तो शुक्र है हमने पानी का ये प्लांट लगा रखा है जिससे 50,000 लीटर पानी होता है। हमारा वो पानी ना होता तो आज में बहुत ज़्यादा नुकसान होता। फैक्ट्री किस चीज़ की थी? जैका पैकिंग, ये जो पनीर ये पैकिंग मसाले की पैकिंग बनती है। सूचना लगभग 8 बजे मिली हम लोगों को। इस पर जो है फायर स्टेशन रुद्रपुर से 2 गाड़ियाँ तुरंत रवाना की गई, फायर स्टेशन पंतनगर से। और फिर हम प्राइवेट इंडस्ट्री, चूँकि यहाँ नज़दीक अशोका लीलैंड है, उसको बताया, टाटा मोटर्स को और बजाज इंडस्ट्रीज को। इन
इनसे एक एक गाड़ियाँ लिए और उससे जो फायर फाइटिंग की। पहले इनके यहाँ जो फायर फाइटिंग सिस्टम जो लगा हुआ है, इन्होंने उससे ट्राई किया। जब हम लोग पहुँचे हैं तब तक ये लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हुई, चूँकि उसमें केमिकल था। जो कुछ प्रिंटिंग मटेरियल में जो केमिकल यूज होता है, उसमें जब आग पकड़ ली तो वो काफ़ी ख़तरनाक हो गई। उसको एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने में हम लोगों को जो है फोम कंपाउंड का इस्तेमाल करना पड़ा। फोम डालने के बाद ही वो कंट्रोल में आई। तो दिनेशपुर के हरिचंद गुरुचांद मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिवसीय महावारुणी मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस दौरान तालाब में 30 मार्च को स्नान कार्यक्रम होगा और करीब 2 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। कमेटी के शंकर मंडल ने कहा कि 2 वर्ष लॉकडाउन के चलते महावारुणी स्नान कार्यक्रम नहीं हो सका था। इस वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मेला व वारुणी स्नान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15 चैत्र को जो है यहाँ पर स्नान है और 16 चैत्र को जो है शांति सभा है। अंग्रेजी में 29 मार्च और 30 मार्च और 31 मार्च 3 दिन ये महावारुणी महामेला, और ये 3 दिन के अंदर जो है ये समाप्त हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष में लाखों में लोग ये जो है श्रीधाम ओड़ाखांदी नाम जो है हमारे गुरुदेव ने दिया, इसलिए भक्तगण पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्य से जो है हमारे इस धाम में जो है स्नान करने के लिए आते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।